नाम है डॉक्टर मोहम्मद जुहेब और आप देख रहे हैं EZ वेटनेरियन। आज हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर DVM का एक नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और वो होगा न्यूकास्टल डिजीज वायरस पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फिफ्थ सेमेस्टर DVM कोर्स है हमारा वेटनरी वायरोलॉजी, सब्जेक्ट है हमारा माइक्रोबायोलॉजी और इसका कोर्स कोड है माइक्रो 301। टॉपिक आज हम पढ़ेंगे न्यूकास्टल डिजीज। इसमें हम लोग कवर क्या क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन, एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, इम्यून रिस्पांस, हार्मोनल रिस्पांस, क्लिनिकल साइंस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड वैक्सीन अवेलेबल फॉर न्यूकास्टल डिजीज वायरस। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूकास्टल डिजीज वायरस। अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो ये पैरामैक्सोवायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। जीनस इसका एबोला वायरस है। वायरस का नाम है न्यूकास्टल डिजीज वायरस। और अगर इसके होस्ट की बात की जाए तो ये बर्ड्स में डिजीज कॉज करता है। डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ये बीमारी मौजूद है। और अगर इसके वायरियन की बात की जाए तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है और इनवेलप्ड वायरस होता है, यानी कि इसके न्यूक्लियोकैप्सिड के ऊपर एक इनवेलप मौजूद होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं इटियोलॉजी। तो न्यूकास्टल डिजीज वायरस, इसकी इटियोलॉजी है किसकी? न्यूकास्टल डिजीज की। यानी न्यूकास्टल डिजीज जो होगी वो न्यूकास्टल डिजीज वायरस की वजह से होगी। अब इसके ये तीन किस्म के ये स्ट्रेन हैं, यानी ट्राइब्स हैं। एक होता है लेंटोजेनिक, एक होता है मीजोजेनिक, एक होता है वेलोजेनिक। जो लेंटोजेनिक न्यूकास्टल डिजीज वायरस है ये हमारे पास माइल्ड किस्म का होता है, यानी ये हल्की बीमारी कॉज करता है, ज्यादा सीवियर किस्म की डिजीज कॉज नहीं करता। जो मीजोजेनिक टाइप है इसकी न्यूकास्टल डिजीज वायरस की, ये हमारे पास मोडेस्ट फॉर्म है, यानी दरमियानी, ये थोड़ा बहुत एनिमल को स्ट्रेस में लाएगा। और उसके अलावा जो आगे आ जाती है वेलोजेनिक टाइप ऑफ न्यूकास्टल डिजीज वायरस, ये बहुत ज़्यादा वायरोलेंट है, यानी ये अगर किसी बर्ड को लग गई तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस लाएगी और दूसरे जितने भी बर्ड्स होंगे उन सबको भी इन्फेक्ट कर देगी और सारा का सारा फ्लॉक जो है, सारा का सारा पोल्ट्री फार्म जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा और पोल्ट्री बर्ड्स जो हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे। पैथोजेनेसिस की बात की जाए कि कैसे ये बीमारी फैलाता है, सबसे पहले ये क्या करेगा? एंट्री लेगा। एंट्री किसके जरिए लेगा? रेस्पिरेशन के जरिए लेगा, यानी ये एरोसोल ट्रांसमिशन के जरिए, यानी हवा के जरिए ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से बॉडी के अंदर जाएगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करना शुरू कर देगा? तबाह और बर्बाद करना शुरू कर देगा। और ये GIT के जरिए भी जाएगा, यानी ये कंटामिनेटेड फीड या वाटर के जरिए ये फिर क्या होगा? इसोफेगस, माउथ, ओरल कैविटी से फिर इसोफेगस से फिर आगे बर्ड्स में जो क्रॉप होता है, क्रॉप के बाद प्रोवेंट्रिकुलस के बाद गिजर्ट से आगे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद सीका, कोलोन वगैरह, कोलाइका, इन सारी चीज़ों को ये क्या करेगा? वायरस इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। ये कैसे करेगा? ये रेप्लिकेट करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम और GIT की जो एपिथेलियल सेल हैं उनके अंदर ये एंट्री ले लेगा और फिर वहां पर रेप्लिकेशन करना शुरू कर देगा। और करेगा क्या? फिर ये नेक्रोसिस करेगा, यानी वहां के सेल्स की डेथ कॉज करना शुरू कर देगा, वहां के टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर देगा। फिर ये स्प्रेड होगा, फैलेगा, ये यहां तक महदूद नहीं रहेगा, इससे आगे भी ये जाएगा, ये फैलेगा, स्प्रेड टू अदर टिश्यूज या अदर ऑर्गन्स, जैसे कि CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा, लंग्स में जाएगा और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में भी जाकर ये बीमारियां कॉज करना शुरू कर देगा, रेप्लिकेशन करना शुरू कर देगा और वहां के सेल्स की होस्ट मशीनरी जो है वो अपने हाथ में ले लेगा और जब चाहेगा अपनी तादाद को दुगना
बढ़ा देगा। अगर एक और इसकी बात देखी जाए तो ये हार्मोनल डिसबैलेंस कॉज करता है। न्यूकासल डिजीज वायरस जैसे ही पोल्ट्री के अंदर जाता है तो वहां पर हार्मोनल डिसबैलेंस कर देता है, यानी ऐसे ऐसे हार्मोन रिलीज करवाना शुरू करता है बॉडी से कि वो हार्मोन फिर उल्टा एनिमल की भलाई के लिए नहीं है बल्कि उसके नुकसान के लिए बनते हैं। जैसे कि इस हार्मोनल डिसबैलेंस को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हार्मोनल रिस्पॉन्स में। इसके बाद देखते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा कि जैसे ही न्यूकास्टल डिजीज वायरस जो है वो एंटर हो जाएगा बॉडी में तो सबसे पहले फ्रंट लाइन पर इनेट इम्यून सिस्टम हमारा काम करेगा, यानी कि जैसे ही वायरस आ गया तो सबसे पहले उसको टारगेट कौन करेगा, मैक्रोफेज उसको टारगेट करेगा, उसको नेचुरल किलर सेल्स टारगेट करेंगे, डेंड्राइटिक सेल जो है ना उनको टारगेट करेंगे, किनको, न्यूकास्टल डिजीज वायरस को। और इस दौरान में यही जो हमारे 3 किस्म के सेल्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल, डेंड्राइटिक सेल्स, इसी दौरान जब ये लड़ाई कर रहे होंगे वायरस से तो ये कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे। और आपको पता है वायरस को खत्म करने के लिए जो केमिकल रिलीज होता है उसको बोलते हैं इंटरफीरोन। तो यहाँ पर इंटरफीरोन अल्फा और इंटरफीरोन गैमा इस्तेमाल होगा। ये दोनों इंटरफीरोन्स प्रोड्यूस होंगे किनसे, मैक्रोफेजेस से, डेंड्राइटिक सेल से, नेचुरल किलर सेल से, जो कि किस में आते हैं, इनेट इम्यून सिस्टम में। सही है। और उसके अलावा ये इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 भी प्रोड्यूस करेंगे। ये क्यों प्रोड्यूस करेंगे, इनकी क्या वजह है। इंटरल्यूकिन तो वायरस के लिए जरूरी नहीं होते हैं, वो वायरस को कोई नुकसान नहीं देते। दरअसल इंटरल्यूकिन 1 और 6 जो है ये सिग्नलिंग का काम करेंगे, ये दूसरे सेल को सिग्नल देंगे कि आप एंटी वायरल स्टेट में आ जाएं। यानी अब आप जितने भी जो इर्द गिर्द के सेल होंगे उनको ये इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 के जरिए ये मैसेज देंगे कि वायरस आ चुका है, आप सब अपनी अपनी तैयारियां कर लें और इंटरफीरोन प्रोडक्शन करना शुरू कर दें आप लोग भी। तो ये इस तरीके से सिग्नलिंग का काम करता है। फिर आ जाता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, जिसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। इनेट इम्यून सिस्टम के बाद जो एक्टिवेशन होगी वो किसकी होगी, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की। उसमें जो टी सेल होंगे वो 2 किस्म के होंगे, CD4+ और CD8+। इन दोनों के अलग अलग काम हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा इन दोनों के काम क्या हैं। और जो बी सेल्स होंगे ये आपको पता है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, स्पेसिफिक वायरस के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाते हैं। कौन कौन सी एंटीबॉडीज बनाएंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन A। ये 3 किस्म के एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे। और ये जो मैंने आपको बताया टी सेल्स जिसमें 2 होते हैं, CD4+, CD8+, ये क्या काम करते हैं, CD4+ जो होता है ये किल करता है इन्फेक्टेड सेल को, यानी जो सेल वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिनमें वायरस रह रहा है, जिनमें वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, ये CD4+ जो होंगे टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट, ये इन सेल को खा जाएंगे, इनकी फैगोसाइटोसिस कर लेंगे या इनको डिस्ट्रॉय कर लेंगे केमिकल के जरिए। क्यों, क्योंकि ये वो जड़ है, ये वो सेल है जिसमें वायरस अब क्या हो चुका है, डोमिनेंट हो चुका है, और वायरस यहाँ से अपनी पैदावार को बढ़ा रहा है और यहाँ से आगे स्प्रेड कर रहा है। तो इस एक सेल को हम लोग हमारा अगर टी लिम्फोसाइट खा लेगा तो हमारा तो एक सेल मर जाएगा, लेकिन वायरस पता नहीं कितने वायरस उसके अंदर जो मौजूद होंगे उनसे भी हमारी जान छूट जाएगी। तो ये इस वजह से टी सेल्स के जो CD4+ होते हैं वो किल कर देते हैं किसको, इन्फेक्टेड सेल को। जो CD8+ है ये दूसरे बी सेल को एक्टिवेट करेंगे, यानी सबसे पहले टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगे, टी लिम्फोसाइट से फिर क्या होंगे, CD8+ वाले जो टी लिम्फोसाइट होंगे वो जाएंगे और जाकर बी सेल्स को, बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेंगे कि आओ हमारी मदद के लिए और एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दो। और फिर बी सेल आएंगे और ये 3 किस्म की एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे। तो ये पोल्ट्री का इम्यून सिस्टम होता है जो कि न्यूकासल डिजीज के खिलाफ पैदा होता है या बनता है या हरकत में आता है। उसके बाद फिर हार्मोनल रिस्पॉन्स देखें तो होता क्या है, बेसिकली मैंने आपको बताया न्यूकास्टल डिजीज वायरस जैसे ही पोल्ट्री के अंदर आता है तो पोल्ट्री
बर्ड जो होती है वो अपने अंदर हार्मोनल चेंजेस लाती है, ठीक है। जैसे ही वायरस आएगा तो वायरस कोर्टिसोल प्रोडक्शन करवाना शुरू कर देगा। कोर्टिसोल प्रोडक्शन जैसे ही होगी तो वो न्यूकासल डिजीज वायरस की रेप्लिकेशन में इंक्रीज लाएगी, उसको एनहांस करेगी, फेवरेबल कंडीशन देगी। तो होगा क्या, कोर्टिसोल की प्रोडक्शन क्या हुई, बर्ड के लिए नुकसानदेह साबित हुई। क्यों, क्योंकि इसके रिलीज होने से रेप्लिकेशन तो और बढ़ रही है, वायरस और ज्यादा बढ़ रहे तादाद में। और उसके बाद एड्रेनलिन, एड्रेनलिन क्या है, ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। ये जब भी पैदा होता है तो बर्ड को स्ट्रेस कंडीशन में लाता है, और स्ट्रेस कंडीशन क्या करती है, न्यूकास्टल डिजीज वायरस की शेडिंग को बढ़ाती है। यानी वो सेल से, जिस सेल में वायरस मौजूद होते हैं वहां से वो सेल, वो जो वायरस है वो सेल से शेड होना शुरू हो जाते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं, और इससे होता क्या है कि वायरस फैलना शुरू हो जाता है, स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। तो ये एड्रेनलिन भी नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि ये इंक्रीज करता है वायरस शेडिंग को। और वायरल शेडिंग मैंने आपको बताई कि जो वायरस सेल के अंदर मौजूद होंगे वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, शेड होना शुरू हो जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे और फैलते जाएंगे और सेल्स में। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि एड्रेनलिन की वजह से, एड्रेनलिन जब प्रोड्यूस होगा तो उससे वायरस की स्प्रेडिंग होगी, वायरस दूसरे ऑर्गन्स में फैलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी बर्ड के लिए क्या हुआ, नुकसानदेह साबित हुआ। तीसरे नंबर पर आ जाता है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन जैसे ही न्यूकास्टल डिजीज वायरस आता है बर्ड के अंदर तो वो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इससे होता क्या है कि हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, और हमारी इम्यूनिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, वीक हो जाती है। जो बर्ड्स की इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। तो ये 3 किस्म के हार्मोन ऐसे हैं जो कि न्यूकास्टल डिजीज वायरस आने से प्रोड्यूस होते हैं और न्यूकास्टल डिजीज वायरस की रेप्लिकेशन में और उसकी स्प्रेडिंग में हेल्पफुल होते हैं। तो इन हार्मोनल रिस्पांस की वजह से न्यूकास्टल डिजीज इतनी ज्यादा एडवांस कंडीशन जो है अडॉप्ट कर लेती है बर्ड के अंदर, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल साइन। क्लिनिकल साइन में देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये जो अगर ये वायरस रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा तो वहां पर एक कफिंग और स्नीजिंग प्रोड्यूस करवाएगा, खांसी और छींके वगैरह आएंगी। उसके अलावा अगर आप जीआईटी में देखेंगे, यानी कि जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वहां से क्या होगा, डायरिया होगा, वोमिटिंग होगी और डिहाइड्रेशन होगी। अगर आप न्यूरोलॉजी की बात करें यानी नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये नर्वस सिस्टम में अगर मौजूद हुआ वायरस, वहां तक पहुंचा तो ये सीजर्स यानी जो झटके आते हैं वो मौजूद, वो उसका बायस बनेगा। और पैरालिसिस, पैरालिसिस यानी कि एनिमल बिल्कुल उठने फिरने या फिर उड़ने के काबिल नहीं रहेगा, वो एक जगह पर रिकम्बेंट होकर बैठा रहेगा, जमीन पर बैठा रहेगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये क्या करता है, अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया गया तो वहां पर जाकर ये क्या करेगा, एग प्रोडक्शन को कम कर देगा। ये इसके क्लिनिकल साइंस है, ठीक हो गया। डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम लोग, इन्हीं क्लिनिकल साइंस की बदौलत हम ये मालूम करते हैं कि आया कि न्यूकास्टल डिजीज वायरस है या नहीं है। उसके अलावा हम लोग लैब टेस्ट करते हैं। लैब टेस्ट में ये होता है वायरस आइसोलेशन, वायरस को हम लेते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, दूसरे एग में डाल देते हैं। अगर एग के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो मर जाता है तो हमें लगता है, हमें पता चल जाता है कि वायरस जिंदा है और वायरस इस बर्ड के अंदर मौजूद था। ये अलग एक प्रोसेस है प्रैक्टिकल का। HI टेस्ट, हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, ये करते हैं। एलाइजा के जरिए भी ये डिटेक्शन की जाती है कि न्यूकास्टल डिजीज वायरस किसी बर्ड के अंदर मौजूद है या नहीं है। PCR के जरिए भी ये काम होता है। और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के जरिए भी हम पता लगा सकते हैं कि न्यूकास्टल डिजीज वायरस है किसी बर्ड के अंदर या नहीं। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो वायरस डिजीज, चाहे जितनी भी वायरस डिजीज हो, सिर्फ न्यूकास्टल डिजीज वायरस ही नहीं बल्कि कोई भी वायरस हो उसकी कोई ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, क्योंकि वायरस अपनी अंदर जेनेटिक म्यूटेशन लाता है। अगर उसको हम किसी एक दवाई से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो अपने वो एंटीजन को चेंज कर लेता है और हमारी दवाई में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो उसके खिलाफ अटैक नहीं कर पाती, ठीक हो गया। तो वायरस की कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती। हाँ, हम लोग सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट क्या है कि जो जो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, अभी डायरिया नजर आ गया तो हम डायरिया को खत्म करने के लिए दवाई दे देंगे। वोमिटिंग आ गई तो हम वोमिटिंग को हल करने की दवाई दे देंगे।
कफिंग, खांसी को हल करने के लिए हम दवाई दे देंगे, ठीक है। डिहाइड्रेशन को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओआरएस वगैरह पिला देंगे इन केस ऑफ ह्यूमंस। तो ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये इन सिम्टम्स को खत्म करने के लिए हम स्पेसिफिक दवाइयाँ लिखते हैं, लेकिन इससे वायरस पर कोई असर नहीं होगा। हाँ, ये होगा कि बॉडी की कंडीशन सही हो जाएगी। जब बॉडी की कंडीशन सही होगी तो हो सकता है इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग हो जाए और वो उस वायरस के खिलाफ हावी हो जाए, ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? चलो, अभी कुछ को तो बीमारी लग गई, अब हम चाहते हैं कि दूसरों को बीमारी ना लगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन सबको वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी उन सबकी, ठीक है। और बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखना पड़ेगा। बायोसिक्योरिटी क्या होती है, हमने हाइजीनिक कंडीशन का ख्याल रखना है, हमने सैनिटेशन का ख्याल रखना है, हमने जितने भी एनिमल्स बाहर से आउटसाइडर होंगे उन पर पाबंदी लगानी है, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगानी कि आप अंदर नहीं आ सकते, आपकी वजह से हो सकता है कि डिजीज यहाँ पर फैल जाए, आप एज ए कैरियर के तौर पर काम कर रहे हो, तो हमने बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखना है। इरिडिकेशन, यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है, इरिडिकेशन। अगर आपको लगता है कि आपके पूरे फार्म पर, पोल्ट्री फार्म पर कोई एक बर्ड है जो थोड़ा वीक आपको शो हो रहा है, यानी आपको लग रहा है कि बीमार है, तो आप उसको लाजमी जल्दी से ही निकाल लें। जल्दी से उसको निकाल कर अलग रूम में रख दें, अलग कंपार्टमेंट में रख दें, उसकी अलग तरीके से आप डायग्नोसिस करें कि आखिर उसको हुआ क्या है। अगर आप उसको वहीं पर ही छोड़ देंगे, आप काहली दिखाएंगे, उसको वहीं पर ही छोड़ देंगे, तो हो सकता है कि उसके अंदर जो डिजीज हो वो कंटाजीनियस हो, यानी वो एक से दूसरे में फैलने के काबिल हो। एरोसोल होगी तो वो तो फिर घंटों में जो है ना पूरे फ्लॉक में फैल जाएगी, और इससे क्या होगा, आपकी सारी जितनी भी पोल्ट्री फार्म की बर्ड्स होंगी वो गायब हो जाएगी। तो ये इरिडिकेशन ऑफ इन्फेक्टेड बर्ड्स, इरिडिकेशन ऑफ इन्फेक्टेड थिंग्स, जितनी भी चीजें जो इन्फेक्ट हो चुकी होंगी उन सबको आपने इरिडिकेट करना है, उन सबको आपने अलग करना है, ठीक हो गया। और वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन अवेलेबल हैं, बहुत सारी वैक्सीन अवेलेबल हैं। लाइव वैक्सीन भी अवेलेबल है, किल्ड वैक्सीन भी अवेलेबल है, कंबाइंड वैक्सीन भी अवेलेबल है। लाइव वैक्सीन में अगर देखें तो लसोटा वैक्सीन अवेलेबल होती है, ठीक है। और किल्ड वैक्सीन की बात करें तो ऑयल इमर्जन वैक्सीन जो होती है ये अवेलेबल है। कंबाइंड वैक्सीन की बात की जाए तो फिर कंबाइंड वैक्सीन की अगर हम बात करें तो न्यूकास्टल डिजीज वायरस के साथ हम लोग इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वाली जो वैक्सीन होती है उन दोनों को मिलाकर कंबाइन हम लगा देते हैं, या फिर न्यूकास्टल डिजीज वायरस के साथ हम लोग इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज, ठीक है, आईबीडी, ठीक है, ये हम उसके साथ मिलाकर हम क्या करते हैं, एनिमल को लगा देते हैं। या फिर इसके अलावा और आ जाती है हमारे पास न्यूकास्टल डिजीज वायरस के साथ हम लोग एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है, ठीक है, वो हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, मिलाकर वैक्सीन लगा सकते हैं। तो ये सारी वैक्सीन अवेलेबल है। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो न्यूकास्टल डिजीज वायरस के ऊपर। कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।